बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बार फिर खदशात के तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में मामूली इजाफे के बाद हुकूमत ने मौका गनीमत जानते हुए ये इजाफा फौरी तौर पर आम आदमी को मुंतकिल कर दिया। लेकिन हम भी कैसे बदकिस्मत साबित हुए हैं कि यहाँ महंगा तेल जो है वो रातों रात पहुँच जाता है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जबकि सस्ता तेल पहुँचने में कई कई महीने लग जाते हैं, हमें उसके ज़मरात नहीं मिलते। लेकिन ये वही हुकूमत है जिसे इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर वाला पेट्रोल इतना महंगा लगता था और आज 310 रुपये लीटर पेट्रोल पर भी सब अच्छा है कि सदाएं बुलंद की जा रही हैं। इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपये के करीब लेवी वसूल की जा रही है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई है और उनके पास एक ही इसका मतबादल है कि पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए जितना आवाम को निचोड़ा जा सकता है उतना निचोड़ा जाए, बुनियादी ज़रूरत पर टैक्स वसूल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ऑब्वियसली नाज़रीन ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही हाईवेज़ और मोटरवेज़ पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ जो है गुज़िश्ता रोज़ से कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, जैसे जैसे हुकूमत की हर शोबे में नाकामी वाज़े होती हो चुकी है, बल्कि उसके साथ ही किसी जगह पे ये ख्वाहिश मज़ीद बढ़ने लगी है कि इमरान खान से किसी न किसी तरह बातचीत और फिर मुफाहमत की कोई ना कोई खिड़की ज़रूर खोली जाए। ज़राए बता रहे हैं कि पस पर्दा क़ुव्वतों ने नए हुकूमती सेटअप के लिए कोशिशों में इजाफा कर दिया या तेज़ कर दिया। इस बारे में बाज़ ज़राए ने खबर दी है कि पस पर्दा क़ुव्वतों ने कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया और इसकी तस्दीक भी हो गई हुई है इस रब्ते की हद तक, और उनसे कहा गया है कि जी वो इमरान खान को मुफाहमत के लिए कायल करें और इस बात पर आमादा करें कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं। इस दौरान मुल्क में कौमी हुकूमत कायम कर दी जाए जिसमें PTI को भी शामिल कर लिया जाएगा और इस कौमी हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी को भी अहम पोजीशन दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कहना चाहिए, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने भी जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और ऐसी मुलाकातें नाज़रीन इन तीनों लोगों की पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब से हो चुकी हैं। ग़ालिबन इस मुलाकात में भी पस पर्दा क़ुव्वतों की नई ऑफ़र का जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इससे पहले इन्हीं तीन लोगों ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो पहले मरहले में ही दम तोड़ गई हैं। यानी दूसरा मरहला तो तब होता जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से मिलते, तो वो शाह महमूद कुरैशी ने ही वो तजावीज़ रिजेक्ट कर दी थी। अब ज़राए का कहना यह है कि ऐन मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी की अब 5 अगस्त से पहले अडयाला में इमरान खान से मुलाकात भी करा दी जाए ताकि इमरान खान को इस नई ऑफ़र पर कायल किया जा सके या उसके मुकाबले इमरान खान क्या चाहते हैं उस पर बात की जा सके। दूसरी तरफ ज़राए बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की अहम तरीन स्टेक होल्डर से एक और मुलाकात हुई है। ज़रा ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को चंद माह कबल यकीन दहानी कराई गई थी कि वो कुछ अरसा खामोश रहें, जिसके बाद मामलात जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात है और अगर इसका मुवाजना ये सुहेल आफरीदी वाली मुलाकात से किया जाए तो सुहेल आफरीदी वाली मुलाकात ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बस मेरे थोड़े कहे कोई ज़्यादा समझें। कहा जा रहा है कि जी सुहेल आफरीदी को जो यकीन दहानी कराई गई थी चंद माह पहले कि जी वो कुछ अरसा खामोश हैं, उसके बाद मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब ज़रा कहते हैं इस ताज़ा मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने बड़ा शद्दोमत के साथ ये मुतालबा किया है कि इमरान खान के हवाले से किसी ठोस रिलीफ को फौरी तौर पर सामने लाया जाए, वरना मेरे हथों वसों गल बाहर जाए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अगर ठोस आप रिलीफ नहीं देते, क्योंकि अब वो कहते हैं कि जी अब मामलात को मज़ीद किसी वादे पर टालना उनके बस से बाहर हो गया। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने पार्टी में आम लोगों की अपनी इस मुलाकात के बारे में अपनी कुछ लोगों को एतमाद में लिया है, जिसके बाद फैसला हुआ है कि अब दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज का ऐलान करना होगा ताकि मुज़ाकरात की टेबल पे भी आपको कुछ लिवरेज मिल सके। फ़िलहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 5 अगस्त से ही एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। सरदस्त एहतजाज का शेड्यूल तो नहीं दिया गया। अगर पस पर्दा जारी मुज़ाकरात में आइंदा
एक दो हफ्ते के दौरान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हुआ तो एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। नाज़रीन, इस बार कहा जा रहा है कि जी जो मुल्की हालात हैं इसमें हुकूमत जो है वो एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए शायद PTI को कुछ देने के काबिल हो या कुछ देने के लिए संजीदगी से गौर करे। अच्छा नाज़रीन, एक बार फिर जसारत कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो संभल नहीं रहे। एक माह से ज़्यादा हो गया, रियासत में ज़िंदगी जो है वो मामूल पर नज़र नहीं आ रही। एक तरफ एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो 15 जुलाई को रावला कोर्ट की जानिब मार्च का आगाज़ करेंगे, जिससे अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर को, पूरे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बड़े तसादुम का ख़दशा पैदा हो गया क्योंकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कम बेश धमकी अमेज़ अंदाज में कहा है कि किसी सूरत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब मार्च नहीं करने दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है कि हुकूमत जब मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान होगा तो फिर उसका टोन, टेम्पो और लबो लहजा ऐसा ही होगा। अब बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक ही मकसद है कि वो हर कीमत पर इलेक्शन को रोकना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद एक आइनी तकाज़ा है, उसे कैसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, ज़हन में रखिएगा कि ये वही नून लीग है जिसने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बावजूद 1 साल तक पंजाब, KP और 6 माह तक कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं कराए थे और आइन शिकनी, खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी की थी। उस वक्त पूरी कौम चाहती थी कि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त हो, मगर राना सनाउल्लाह और उनकी जमात जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने के हक़ में लायानी किस्म के दलाइल दे रही थी। आज पूरा आज़ाद कश्मीर मुतालबा कर रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन ना कराए जाए। नून लीगी सरकार को अब ये मरोड़ उठ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के इनेकाद में सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी अभी तक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर की जानिब रुख करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आज़ाद कश्मीर के अवाम जिस तरह वोट मांगने के लिए आने वाले नून लीगी और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं की दुर्गत बना रहे हैं, उसके बाद ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद जाने का इरादा करें। वैसे भी उनके साथ जो सलूक गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन मुहिम में ले जाना नून लीग आज़ाद कश्मीर के लिए मेरी ज़ाती राय है कि किसी ख़तरे से कम नहीं होगा, खाली नहीं होगा। अलबत्ता ख्वाजा साद रफ़ीक समेत नून लीगी कायदीन रावलपिंडी में जो महाजरीन के 3 हलकों में वो डेरे डाले हुए हैं। इन तीनों हलकों में 10 से 15 हज़ार रजिस्टर्ड वोटर हैं जिनसे रोज़ खिताब करके इंतखाबी मुहिम का शौक़ जो है वो पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी मुतालबा किया है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल जो है वो आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार नहीं है। लिहाजा तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करते हुए इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए ताकि आवाम के हकीकी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अच्छा नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल उस नहज पर पहुँच गई है जहाँ उसे मुल्क का मसला नंबर 1 समझते हुए उसके हल के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करना होंगी। मुल्क के ताकतवर हल्के इस जानब अब संजीदगी से सोच रहे हैं कि इसका कोई बहुत मजबूत फुटिंग पे इसका कोई हल तलाश किया जाए। सिविल इंतज़ामिया तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में नाज़रीन आपको पता है कि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता दिनों जिस तरह कौम के 42 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश फरमा गए, उसके बाद वज़ीर आज़म जिस अंदाज से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में सूट बूट पहन के कोयटा गए, उससे उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस अहम मौका पर वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल ने तंज़िया अंदाज में कहा है कि न्यूयॉर्क वज़ीर दाखिला साहब जो है वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं, कोई SHO ढूंढने गए हैं जो हमारी मरम्मत कर सके, क्योंकि हमारे अपने SHO इतने काबिल नहीं हैं, घर संभाला नहीं जाता और बैनुल-अक़वामी मामलात हल करने जा रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के हालात से मुतल्लिक़ जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उसे यहाँ दोहराए बग़ैर सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है कि हालात जो हैं वो ख़ास से अलार्मिंग है। आज बलूचिस्तान में मसला सिर्फ ये नहीं है कि पहाड़ों पर चढ़े लोगों को वापस लाया जाए या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कौन कार्रवाई की जाए। मसला
संगीन ये है कि मज़ीद पढ़े लिखे नौजवानों को पहाड़ों पर जाने से कैसे रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कोयटा में इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में जारी फसाद में कुछ और बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हैं, ताहम मैं इस वक्त उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। कुछ लोग अपने अपने तई अंदाज़े लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म का इशारा किस तरफ है, लेकिन वो अंदाज़ा लगाना और यहाँ बयान करना भी मुनासिब नहीं है। दुश्मन ने बलूचिस्तान को नाज़रीन सीधी बात है मैदान जंग बना दिया है, मगर वज़ीर आज़म अभी मसलियत का शिकार होकर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैं तो समझने से कासिर हूँ। नाज़रीन सीधी बात है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान और इसराइल जो है वो नंगा चिट्टा होकर खेलने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। बिल्कुल इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप जितने मर्जी अगर मगर लगाएं, लेकिन ये बात अपनी जगह रोज़े रोशन की तरह आया खुली हकीकत है कि हिंदुस्तान जो है वो सफारती महाज पर जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ हासिल हुई हैं उस पर वो खार खाए बैठा है और उसका बदला वो बलूचिस्तान में लेना चाहता है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किलात का कुछ अंदाज़ा इस खबर से लगाएं कि हमारे दोस्त चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में BLA मजीद ग्रुप पर पाबंदी लगाने के लिए दोबारा करारदाद पेश की। पहली बार गुज़िश्ता साल अगस्त में, अब दोबारा पिछले माह सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की गई है। दोनों बार अमेरिका ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर टेक्निकल होल्ड लगा के इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब फैसला कीजिए कि जो BLA पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदी नहीं लगने देता वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो सकता है। अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो फिर फ्रांस और बरतानिया भी ना करते, लेकिन हम आज भी ट्रंप को सलाम पर सलाम पेश किए चले जा रहे हैं, कॉर्नश बजा ला रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान आज इस नहज तक कैसे पहुँचा, इसे समझने के लिए चंद छोटी छोटी खबरें पेश खिदमत हैं। ये खबरें नहीं हैं, ये समाज की हकीकी तस्वीर हैं जिससे नज़रें मिलाने की हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए रेगुलर मीडिया पर इनमें से शायद ही कोई ख़बर आपको मिले। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी की फ़हरिस्त में दूसरे नंबर पे आ गया, यानी पाकिस्तान दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। इस फहरिस्त में अफ़गानिस्तान का नंबर 9 है, 9th, यानी अमन व अमान के हवाले से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से 7 गुना बेहतर मुल्क है। यानी फिर हम जब सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी क्यों नहीं आती, उससे जुड़ी एक और ख़बर इसी बात है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार पाया है। पासपोर्ट के मामले में सोमालिया भी पाकिस्तान से ऊपर है, पाकिस्तान से बाजी ले। एक और खबर सुने, 230 अरब रुपए के फंड लेने के बावजूद लाहौर पुलिस की नाकस कारकर्दगी का लाहौर में अगवा, ज्यादती और गैंगरेप के केसेस में इजाफा हुआ है। बंदे मारने के बावजूद CTD और पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं हम बड़े फ़ख्र से कि जी जराइम काम हो गए। 6 माह के दौरान शहर में अगवा और ज़्यादती के 6092 मुकदमात दर्ज हुए हैं। बच्चों के अगवा के 1162 मुकदमात दर्ज हुए हैं। ख़वातीन के साथ ज़्यादती के 414 मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ 6 माह में। और ये आखिरी ख़बर भी सुन लें, ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फार्म 47 की शहबाज सरकार के दौरान मुनाफा में चलने वाला इदारा जो पास्को है वो अरबों रुपए के नुकसान में चला गया। पास्को ने इमरान खान के दौर में 2021 में 4 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। 4 साल बाद 2025 में यही इदारा जो है वो 20.5 अरब रुपए के खसारे में चला गया। कैसे, कुछ पता नहीं। अच्छा नाज़रीन, हमारे बहुत प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हर हफ्ते कोई ना कोई कौम को नई विज़न की नवीद सुनाते हैं बाकायदगी से, कोई हफ्ता नहीं जाने देते खाली। अच्छी बात है, उनकी कौम को उम्मीद दिलानी चाहिए। सिर्फ एक शोबा रह गया था जो जनाब एहसन इकबाल के विज़न से ताहाल खाली था। खुदा का शुक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इस हवाले से भी विज़न दे दिया। अब तक स्पेस के हवाले से जनाब एहसन इकबाल का कोई विज़न सामने नहीं आया था जिसकी जानिब उनके मद्दा तवज्जो भी दिलाते रहते थे। बिल आखिर जनाब एहसन इकबाल ने अपनी तवज्जो इस जानिब मरकूज़ करते हुए ये मुश्किल विज़न भी दे दिया है। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब ने बताया कि पाकिस्तान का हदफ 2035 तक चांद पर कौमी मिशन भेजना और 2047 तक कमरी मौजूदगी कायम करना है। पूरी कौम वफाकी वज़ीर बनाए मनसूबाबंदी मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब की मशकूर है कि उन्होंने 2035 तक चांद पर जाने का विज़न दे दिया। अब उनसे गुजारिश ये है कि वो ये विज़न भी दे दें कि चांद पर पहुँचने के लिए 2035 तक ज़मीन पर जिस्म जान का रिश्ता कैसे बरकरार रखना है।
वो बात याद आ जाती है कि भिखारी किसी बंदे से कहता है कि मुझे 500 रुपया दो, फिर मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम्हारी शादी किसी करोड़पति घर में होने वाली है, 500 रुपया मुझे भीख दे दो, बड़ी करोड़ अरबपति घर में तुम्हारी शादी होने वाली है। तो बंदा कहता है 500 छोड़ो, ये 1000 रुपया लो और ये बताओ कि घर में जो 5 बच्चे और 1 बीवी है उसका क्या करना है। तो हुजूरे वाला अर्ज़ ये है कि चांद पे तो जो जाएंगे सो जाएंगे, जो इस वक्त ज़मीन पे हम भुगत रहे हैं उसका क्या करना है। अच्छा नाज़रीन, बताया जा रहा है कि इसहाक डार अब नून लीग के लिए भारी पत्थर बनते जा रहे हैं। इतना भारी पत्थर जो भी उन्हें बचाने की कोशिश करेगा वो ख़ुद भी शायद उसकी जद में आ जाएगा। मगर इसके बावजूद शरीफ ख़ानदान ने अपने समधी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। मेरा गुमान ये था 2 दिन पहले कि शायद इसको दबाने की कोशिश कामयाब हो चुकी है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला जो है वो संगीन से संगीन तर डायमेंशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया में शरीफ ख़ानदान का बयानिया अक्सर बयान करने वाले उनके बारे में कहा जाता है। मोहतरम जनाब इब्सार आलम साहब ने इसहाक डार साहब का नाम लिए बग़ैर शरीफ ख़ानदान का सारा दुख बयान कर दिया। मोहतरम जनाब इब्सार आलम साहब की गुफ्तगू और तर्ज़ तख़ातुब से अंदाज़ा होता है उन्होंने कहा नहीं है, नाम नहीं लिया, मैं बार बार वज़ाहत कर, तो अंदाज़ा होता है कि शरीफ ख़ानदान समझता है कि इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ मुहिम के पीछे शायद मोहसिन नकवी साहब का दिमाग कार फरमा। इब्सार आलम साहब कहते हैं कि मुझे हुकूमत समझा दे कि वज़ीर दाखिला जो मुल्क में मौजूद नहीं होते, उन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, इस्लामाबाद का सत्यानाश कर दिया, बलोचिस्तान का सत्यानाश कर दिया, केपी का सत्यानाश कर दिया, अब आज़ाद कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। उनसे कुछ पूछा क्यों नहीं जाता। बलोचिस्तान के बारे में कहते थे कि एक SHO की मार है, 2 SHO शहीद हो गए हैं, हमारे वज़ीर दाखिला उर्फ वज़ीर ख़ारजा पता नहीं कहाँ हैं। इब्सार आलम साहब के लहजे से अंदाज़ा होता है कि रज़ा डार वाले मामले पर शरीफ ख़ानदान खासी तकलीफ़ में। अच्छा नाज़रीन, आखिर में खिज़र सलीम साहब के चंद अशार, वो जो खुमार फ़तह में था नाचते हुए, वो जो खुमार फ़तह में था नाचते हुए, एक एक ज़ख्म गिनता है अब हाँपते हुए, एक एक ज़ख्म गिनता है अब हाँपते हुए। खौफ़े हवाए दश्त की दहशत अजीब थी, खौफ़े हवाए दश्त की दहशत अजीब थी, जंगल के शेर देखे गए कांपते हुए, जंगल के शेर देखे गए कांपते हुए। दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए, मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।